जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों को। और उम्मीद है आपके हाल अच्छे होंगे और आप लगातार तहसीलदार की तैयारी में लगे होंगे। और कल एक एग्ज़ाम हुआ था स्टेट इलेक्शन कमीशन में समीक्षा अधिकारी का, जिसमें केवल 2 पद हैं और इन 2 पदों के लिए लगभग 5,000 बच्चों ने क्या किया था, 5,000 समथिंग, यानी 5,200 या 5,400 ऐसे कुछ बच्चों ने किया था। हो सकता है 5,000 कन्फर्म मैं नहीं हूँ, लेकिन 5,000 प्लस बच्चे थे। बस इसी के अंदर था 100 5,200 300 या समथिंग 100 में थे। ठीक है, इन बच्चों ने पेपर दिया और जिस बच्चे ने मतलब जिस स्टूडेंट ने मुझे ये पेपर दिया है उसका हरिद्वार में सेंटर पड़ा था, जहाँ पर उसका परीक्षा केंद्र था। और उस परीक्षा केंद्र के अंदर जो उपस्थिति थी वो भी क्या है 30% के आसपास थी। ठीक है ना। तो कहने मतलब ये है कि अभी इस चीज़ को लेके मैं लास्ट में थोड़ा आपको इसमें बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ जाएगी वगैरह वगैरह, लेकिन फ़िलहाल क्या है, पहले हम क्या पेपर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना। पेपर सॉल्व करने मतलब इसमें देख लेते हैं किसका आंसर क्या है, आप लोग मैच कर लेना। और जिसका जो भी सीरीज़ है ये ए सीरीज़ है, ठीक है ना, ए सीरीज़ के हिसाब से, तो आप इसमें ना क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। ठीक है ना। 100% जितना मैंने सॉल्व किया है इसमें, जितना मुझे आता है उस हिसाब से मैंने बताया। इसमें आपको कारण बताऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि तो तहसीलदार का पेपर है 11 तारीख को, परसों। उसके लिए आप किस सेक्टर में, आपने थंबनेल देखा होगा, आपको तहसीलदार के लिए किस सेक्टर में ज़्यादा काम करना है, कौन से सेक्शन ज़्यादा देखने हैं, उसके उसके बारे में मैं आपको सॉल्यूशन के साथ साथ बताऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर मैं आपको फोकस करवाऊंगा। ठीक है ना। यही बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए, किस तरह के क्वेश्चन रिपीट होंगे, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव। महाभियोग के प्रस्ताव के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो जो महाभियोग का प्रस्ताव आपको पता है, इसमें महाभियोग के प्रस्ताव के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब तक महाभियोग का प्रस्ताव मतलब प्रपोजल होता है, तो जब तक महाभियोग प्रस्ताव प्रपोजल चल रहा होता है उसमें राष्ट्रपति अपने पद पर बैठा रहता है, क्योंकि राष्ट्रपति को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है, इसलिए उपराष्ट्रपति वहाँ पर नहीं आता। क्वेश्चन है, इसलिए कि इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों का आदेश समीक्षा हेतु अधिकृत करता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि अधिकृत करता है, अनुच्छेद 13 है। ठीक है, 40 में नहीं है, 137 141 नहीं है। भारत मतलब अगर आपने लोकसभा राज्यसभा में कोई सरकार ने कोई निर्णय लिया है तो उन निर्णयों और आदेशों की समीक्षा करता है आर्टिकल 30 है। इसलिए आर्टिकल 13 को क्या कहते हैं, सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। अगला है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में कार्य जो PN भगवती इन्होंने काम किया है, बालकृष्ण ने क्या लोढ़ा समिति ने किया है। इसमें VR कृष्णन केवल चीफ जस्टिस नहीं, केवल जस्टिस थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा C हो जाएगा। चौथा जो हमारा है, चौथा क्वेश्चन, भारत सरकार कौन सा मंत्रालय राजभाषा अधिनियम के तहत काम करता है। तो राजभाषा अधिनियम के तहत आता है, गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ये रिपीट हो सकता है। ऐसे क्वेश्चनों को आप जरूर देखें। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन लोक सेवा आयोग कई बार पूछ रहा है। अभी कुछ दिन पहले उसने किसी एग्जाम में, शायद ग्रुप से किसी एग्जाम में उसने हायरकी पूछी थी कि किसके बाद कौन सा मंत्रालय आता है। तो ऐसी चीज़ को जरूर देखें। भाषा अधिनियम वाला जो खासा सेंसिटिव, जैसे उत्तराखंड हिमालय राज्य है, तो इसको लेके क्या है, 371 के प्रावधान क्या होंगे, तो आर्टिकल 371 जरूर देख लेना। ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट में दिया गया है उनको देख लेना इसमें। ठीक है, फोर्थ का आंसर गृह मंत्रालय होगा। भारत सरकार का मुख्य लेखांकन, ये क्वेश्चन उसने 2 बार रिपीट किया। लास्ट टाइम PCS में क्वेश्चन पूछा गया था। एक्चुअली क्या है इस क्वेश्चन में, देखो सबसे बड़ी बात क्या इस क्वेश्चन में क्या है कि इसमें क्या है, मुख्य लेखांकन। अगर उसका इंग्लिश वाला सेक्शन देखोगे तो प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर पूछा उसने। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में नहीं पूछा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, CGA। तो इसको लेकर लास्ट टाइम उसने घुमा के पूछा गया था। ये इसमें पिछली बार क्वेश्चन कि CGA क्या काम करता है, तो लड़कों ने क्या CAG पढ़ लिया था उसको और सीधा नियंत्रक महालेखा परीक्षा बोला, जबकि इसका क्या है, CGA लेखांकन का काम करता है, यानी प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर होता है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है, गड़बड़ हुए हैं बहुत सारे बच्चों को। बहुत सारे बच्चों ने इसमें क्या है, मतलब बहुत सारे बच्चे क्या, 7-8 बच्चे हैं जो मेरे, जिन्होंने क्या है ये एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें से क्या है, कई लोगों ने आंसर किया, लेकिन आंसर इसका D है। CGA महालेखा, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट से कहते हैं, महालेखा नियंत्रक। अगला 6 क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में, बेसिकली इसमें केस में सीधे जिला योजना समिति के बारे में, यानी आपको पंचायत पढ़ के जरूर आना है। आपको पता है जिस डिपार्टमेंट का आपका एग्जाम था ये स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसका काम ही क्या होता है, निगम के और निकाय के चुनाव यानी पंचायत चुनाव कराने होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आना जरूरी था, ये मतलब आता है क्वेश्चन। ये एंड पोर्शन का क्वेश्चन है, 243 ZD इसका आंसर होगा। ठीक है, 7 क्वेश्चन है, 2 या 2 से राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, ये अधिकार संसद को होता है। 8th क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत सरकार किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो देखो आपको पहला ऑप्शन में क्या लग जाएगा कि ये पर्यावरण वाले मंत्रालय के अंदर आप जाओगे, ठीक है। इसमें पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बेसिकली क्या है, ये भी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। तो जब गृह मंत्रालय के 2 आंसर हो चुके हैं, ठीक है, तो निश्चित आपको गृह मंत्रालय जरूर देखना चाहिए। गृह मंत्रालय के अंदर कौन कौन चीज़ें आती हैं, क्योंकि हमेशा इससे आता है। गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आपको जरूर देखना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, और जो इकोनॉमी वाले होते हैं वो भी। यानी आप मंत्रालयों को आप हल्के में मत लो, ठीक है ना। इस वाले सेक्शन जरूर ध्यान देना, तहसीलदार में इससे क्वेश्चन पक्के रहेंगे, ठीक है, जो पक्के रहेंगे मैं आपको बता ही रहा हूँ उसमें, ठीक है। 9 क्वेश्चन है। आर्टिकल 13 विधि शब्द के अंदर क्या नहीं आता, तो कस्टम जो रूढ़ियाँ होती हैं वो नहीं आती इसमें। अधिसूचना आता है, निर्देश होता है, विनिमय होता है। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, संघीय सरकार ने 73वें संविधान संशोधन अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायत राज संस्थाओं में किसकी अनुशंसा निर्धारित की? तो ये क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन, मतलब एक बार पहले पूछा गया है, दिलीप सिंह भूरिया समिति के बारे में आएगा इसमें, ठीक है ना। अब इसमें देखो आपको क्या करना है, दिलीप सिंह भूरिया समिति के बारे में आपको लिखना है। इसमें सबसे बड़ी बात है, इसने एक्सटेंशन ऑफ ये शेड्यूल एरिया के बारे में बात की, एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया के बारे में बात की थी। इसमें सादिक अली समिति इंपॉर्टेंट है, ये डूमरलाल बैठा समिति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों समितियों को आप एक बार पढ़ लेना, तो उससे क्या है, आपको क्या है, तहसीलदार में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो जिनको ये लगता है, जो मेरे वीडियो देखते हैं उनको, या जिन्होंने मुझसे क्लासेस की है, उन्हें पता है कि जिस सेक्शन में बोला जा रहा है वहाँ जरूर देखें, ठीक है, लापरवाही ना करें। 10वें आंसर क्या होगा, दिलीप सिंह भूरिया समिति, यानी भूरिया समिति होगा, जो क्या करता है, अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायत संस्थाओं में विस्तारित एक्सटेंशन के बारे में, शेड्यूल एरिया के बारे में बात करता है, ठीक है। ये थोड़ा सा डल हो गया PDF, लेकिन कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में क्या है, बैंकिंग विधि शामिल नहीं होती है। भारत के 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्न कौन सी विधि नहीं है? विधि मतलब बैंकिंग विधि, व्यय विधि। आप मतलब आप जब आपके नेशनल इनकम गणना करते हो तो आप किसको उसमें शामिल नहीं करते हो, तो बैंकिंग विधि आएगा आंसर। भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखो अभी 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जिसमें क्या है, NK सिंह का नाम आता है, लेकिन उसमें 16 पूछा तो अरविंद पनगड़िया आएगा। और अरविंद पनगड़िया आपको पता है, इससे पहले हमारे क्या थे, नीति आयोग में क्या थे, पद पर थे इस समय। अरविंद पनगड़िया शुरुआत में सब जब नीति आयोग बनाया गया, उसमें उपाध्यक्ष बनाया गया था अरविंद पनगड़िया को, या CEO वगैरह जैसे कुछ थे उस समय वो, ठीक है ना। अब इनको क्या बनाया गया, 16th फाइनेंस कमीशन का हेड है ये भी अभी ख़त्म होने वाला 15th फाइनेंस कमीशन, उसके बाद इनकी सिफारिशें लागू होंगी, तो इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। नवंबर 2024 में भारत के नव नियंत्रक कैग कौन है इसमें? देखिए संजय मूर्ति, ग्रीस मुर्मू को हटा दिया गया है, मतलब हट गया, उनका कार्यकाल खत्म हो गया, तो संजय मूर्ति को उसमें रखा गया है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पोषण PM पोषण योजना का संबंध किससे है? तो जो PM पोषण योजना है उसका संबंध में किस क्षेत्र से? अब पोषण से आप क्या कई सारी चीज़ें लगा सकते हो, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है बेसिकली इसमें PPA से रिलेटेड आएगा, इसमें डिफेंस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, एजुकेशन। तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना, पोषण, ठीक है, इसमें हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एजुकेशन आएगा, ठीक है ना। पोषण का संबंध किससे है? एजुकेशन से। यानी ये पोषण किसके बारे में बात करता है? मिड डे मील को लेकर ये बात करता है, ठीक है ना। तो 15th का आंसर क्या होगा? शिक्षा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण में वैश्विक निर्यात में भारत का स्थान कितना है? यानी ग्लोबली क्या है, भारत कितना एक्सपोर्ट करता है? 15 क्वेश्चन है, ग्लोबली भारत कितना एक्सपोर्ट करता है, तो इसमें भारत का कौन सा स्थान है? भारत का इसमें 7th प्लेस है, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, अन्नदाता PM आशा का घटक नहीं है, तो PM आशा में क्या शामिल नहीं है? PM आशा में क्या है, बेसिकली क्या है, A, B और C शामिल है, ठीक है। इसमें उत्पाद से जुड़े प्रोत्साहन इसमें शामिल नहीं है, इसमें A, B, C शामिल है इसमें, ठीक है ना। प्राइस सपोर्ट, जैसे इसमें देख लो, इसमें इसका इंग्लिश सेक्शन देख लेना कि प्राइस सपोर्ट स्कीम, ठीक है ना। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड PSF जो होता है, ठीक है ना। और MIS क्या होता है? मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, ठीक है। तो ये MIS PSF होता है। अगला है 17वां क्वेश्चन, भारत द्वारा किस वर्ष शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त किया जाएगा? इस वाले क्वेश्चन में 2 बातें हैं, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन में क्या, 2 बातें क्या है इसमें? तो इसका आंसर 207 है, क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से शुद्ध शून्य उत्सर्जन क्या है, 2070। ये कंप्लीट की बात कर रहा है, लेकिन इसमें 2050, 2060 और 45 को भी मेंशन किया गया है। इसलिए इस वाले सेक्शन को आप क्या है, एक बार गूगल सर्च करके देखना, ये कैसे आप करोगे, इसमें स्टेप मिलेंगे आपको। इसलिए अगला पेपर में हो सकता है शुद्ध शून्य उत्सर्जन के स्थान पर वो ये पूछे कि कब तक हम क्या करेंगे, 0 वाला प्राप्त कर लेंगे, या प्रारंभ कर देंगे, या फिर हम क्या है, इंडस्ट्री को कम कर देंगे। इस तरह से क्वेश्चन उसमें रहेंगे। तो अब यहाँ पर 2070 आंसर आएगा शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए, बाकी वह अन्य जगह पे
दूसरे आंसर होंगे, इसलिए उनको सेक्शन में जरूर देखना। तो ये वाला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट 17 वाला। 18 क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 12 अप्रैल 2005 को। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे? तिलहन उत्पादन से। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तरी पूर्वी भारत में किस राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब सबसे अधिक कहाँ पर है? मिजोरम में। मिजोरम में जो शेड्यूल्ड ट्राइब उसका परसेंटेज 94.4% है। बाकी नागालैंड में भी क्या है, नागालैंड में भी हैं और मेघालय में भी हैं, लेकिन नागालैंड मिला दोनों में 86% पॉइंट समथिंग है। यहाँ शायद 86.5 है और मेघालय में 86.1% है। इसलिए सबसे ज़्यादा कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। अगला बढ़ते हैं आगे, इसमें मिजोरम आंसर, ठीक है। 20 का आंसर मिजोरम आ जाएगा। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? अब देखो वैसे तो वन विहार सभी जगह, लेकिन आपको इसमें आंसर मध्य प्रदेश होगा। बाकी इसमें कह रहा है सही तरह सुमिलित नहीं है। चंबल गंगा नदी तंत्र का भाग है बिल्कुल। दामोदर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। दामोदर आंसर। कोयना प्रायद्वीप तंत्र, कोयना नदी दक्षिण भारत में बहती है। चिनाब इधर ही बहती है हमारी पास में, तो वो क्या सिंधु नदी तंत्र का भाग है। 2011 की जनगणना उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? अब बेसिकली तो उसमें क्या नगरीय जनसंख्या उत्तर प्रदेश की पूछी हुई थी। ऐसे हिसाब से देखा जाए इसका आंसर 22.28% होगा, लेकिन इसको उत्तराखंड में पूछने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, कि उत्तर प्रदेश जनगणना हम करेंगे क्या। तो ये बेसिकली ऐसे फालतू क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हटना चाहिए। अब दिया है तो जो थोड़ा, क्योंकि आप लोग जो एक आती है ना घटना चक्र करके आते हैं, कई बार के जब पॉपुलेशन देखते हैं उत्तर प्रदेश देख लेते हैं, तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जैसे हल्का सा याद है कि 22.28 होगा इसमें, जैसे 22.27 या 30 ऐसे करके कुछ है, तो सबसे निकट है यही आंसर है इसका, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अगला इसमें कौन सी गरीबी आकलन समिति नहीं है? तो कोठारी समिति। कोठारी समिति एजुकेशन रिलेटेड है ना। आप जब CDP वाला सेक्शन में जो पढ़ा रखा है उसको आप देख लेना। तेंदुलकर लकड़ा वाला समिति जो अलग समिति है, तीनों का संबंध गरीबी से। तो आप जो तहसीलदार का पेपर है उसमें गरीबी वाला जरूर पढ़ लेना। गरीबी कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना। बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, इनको जरूर देखना, गरीबी के प्रकार वगैरह सब। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि आंसर ठीक ठाक आ जाएंगे। निम्न में कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी है प्राणहिता। ये तो आपको खुद पढ़ने है, ठीक है ना, क्योंकि नदियाँ दक्षिण भारत की नदी जरूर पढ़ लेना, कि उत्तर भारत के हम लोग रहने वाले हैं, तो हमारे पेपर में ज़्यादातर क्या दक्षिण भारत की नदियाँ या फिर नॉर्थ ईस्ट की नदियाँ जरूर रहती है, तो उनको जरूर देखना आप लोग। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना जरूर देख लेना, ठीक है ना। देखो कुछ नहीं, 2-3 घंटे का काम है बस। ये सब उनके लिए हैं जो वाकई में सिंसियरली हैं, और जो मतलब जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए जो वाकई बहुत सिंसियर हैं। जो ये बाबू सोना टाइप के लोग होते हैं कि 1 महीने 2 महीने 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है अपन पता नहीं क्या कर जाएंगे। ये उनके लिए जो पिछले 2 साल 3 साल से लगे हुए हैं और बड़े एग्जामों को निकालने की तैयारी कर रहे हैं, PCS लेवल से बोलते हैं, उसके लिए जैसे तैयारी चाहिए थी, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी तो मुझे पता है बहुत सारे सुनने वाले इसमें 36 प्रकार की बातें करेंगे, ठीक है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची शिखर है धूपगढ़, ठीक है ना। यानी आपको कुद्रेमुख और अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की है, तो इनको जरूर देखना, ठीक है ना। अनाईमुड़ी क्या है, किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये भी आप क्या है जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो उस समय क्या इनको देख सकते हैं, साथ साथ आप आंसर भी कर सकते हो। उससे क्या है थोड़ा सा मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों ने वीडियो देखा है और आपको बातें समझ में आई है। ग्लेशियर पूछा उसने, काराकोरम श्रेणी, जिसे पता होगा जो एटलस को लेके हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ता होगा उसको काराकोरम श्रेणी पता होगी। और उसे पता है बियाफो बाल्तोरा और हिस्पर जो हैं काराकोरम श्रेणी के ग्लेशियर हैं, और जो गांगरी है वो नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन यही पूछा गया, नहीं है, श्रेणी में अवस्थित नहीं है, तो गांगरी आंसर आएगा। 28 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा उत्तर पूर्वी राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है ना। अब सीमा साझा नहीं करता, जिसको क्या पता है नॉर्थ ईस्ट का इस तरह से मैप बनाना आता होगा, और जो इस चीज़ को समझता होगा कि यहाँ से क्या है असम वाला पोर्शन इस तरह से अंदर तक आता है, इधर से क्या हमारा अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड आता है, फिर हमारे इधर से क्या है मणिपुर मेघालय वाला पोर्शन आता है। तो 28 जो आंसर आएगा हमारा, ठीक है ना, जो क्या है बांग्लादेश से सीमा नहीं होता है। बताओ जल्दी से बताओ, जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो बताइए क्या इसमें सीमा में आंसर आएगा हमारा इसमें, तो ठीक है इसमें आंसर आएगा वो मणिपुर, ठीक है। अभी मैंने मैप में बता दिया था आपको कि क्या इसका आंसर होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। भारत विश्व क्षेत्रफल यानी एरिया वाइज भारत विश्व का 7वां नंबर का स्थान है। जलविद्युत यानी जोग वाटरफॉल किस नदी पर है, ठीक है। जोग वाटरफॉल बेसिकली क्या है कर्नाटक में है, इस पर क्या है महात्मा गांधी सागर परियोजना। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और जिसको कहते हैं लड्डू क्वेश्चन टाइप का, वैसा सागर पर, ठीक है। ये दक्षिण भारत के नागार्जुन सागर, कोयना, निजाम सागर, इनको जरूर देख लेना किस नदी पे है, कहाँ पर है, किन राज्यों में। महात्मा गांधी दोबारा देख लेना, क्योंकि ये जैसे इसमें जोग जलप्रपात पूछा है, अब ये आएगा जोग जलप्रपात, क्योंकि वाटरफॉल तो किसी नदी का भाग होता है ना, जैसे हम एंजल वाटरफॉल देखते हैं, वैसे जोग वाटरफॉल भी क्या किसी नदी का भाग होगा, तो इसी हिसाब से आपको क्या कर देना, उनको देख लेना। तो ये आपके लिए मतलब होमवर्क है, क्योंकि मैं ज़्यादा बताऊंगा फिर चारों ऑप्शन बताने पड़ेंगे, उसमें टाइम लग जाएगा।
चांदगिरी खदान का संबंध किससे है, मतलब इससे क्या होता है, ये आयरन ओर से है इसमें, ठीक है। कौन सी नदी हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं की पूर्ववर्ती नदियाँ वो होती हैं जब यूरेशिया और एशिया, इनको क्या है एंटीसीडेंट कहते हैं, ठीक है ना, रिवर्स इन्हें कहते हैं इंग्लिश में, ANTECEDENT, एंटीसीडेंट माउंटेन रेंज। मतलब कहने मतलब है जब जो हमारा गोंडवाना लैंड था वो जब क्या है बड़े रूप से टकराया था यूरेशिया प्लेट से, तब हिमालय का निर्माण हुआ था। तो हिमालय के निर्माण होने के बावजूद भी पहाड़ों में जब टक्कर हुई तब भी वो नदियाँ अभी भी उसी तरह से बहती जैसे पहले बहती थी, ठीक है ना। और जो ये एंटीसीडेंट वाला पोर्शन है, यानी पूर्ववर्ती नदी वाला पोर्शन है, ये हमारे पेपर में कई बार आ चुका है, ठीक है ना। तो इसलिए यार इस वाला सेक्शन जरूर देखें। तो इसमें जो आंसर आएगा हमारा सतलज रिवर आएगा, ठीक है, सबसे प्राचीन नदी। झेलम टूट के किनारे हो गई थी रामगढ़, क्योंकि ब्रह्मपुत्र हमारी इसी में आती है, वो भी आज वैसे बह रही, लेकिन ब्रह्मपुत्र पहले यहाँ तक बहती थी, गंगा वाले पोर्शन है वहीं से वो मुड़ जाती है, तो वहाँ पर ये चीज़ें नहीं आएंगी। अगला आगे बढ़ते हैं। इसमें निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है, तो पश्चिमी यानी वेस्टर्न घाट पे नहीं है, पश्चिमी तट पे नहीं है, तो इंदौर आएगा, कोच्चि भी है, मार्मुगोवा भी है, कांडला भी। कांडला का जो नया नाम है उन्होंने क्या है दीन दयाल कर दिया है, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है, दीन दयाल बंदरगाह, क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो क्या अपने जो पूर्वज हैं या फिर जो उनके मतलब जिन लोगों ने बीजेपी की स्थापना में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, तो उन्हीं के नाम से जब दीनदयाल योजना बहुत सारी चीज़ें चलती है, तो कांडला का नाम उन्होंने दीनदयाल कर दिया है। मे भी आपके पेपर में कभी आए। बराक नदी जल विवाद निम्नलिखित में राज्यों में किसके मध्य है, तो बराक नदी जल विवाद जो है असम और मणिपुर के बीच में, ठीक है ना। या ये मणिपुर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो देखो कम से कम बहुत क्वेश्चन हो गए मणिपुर से। कौन सी घटना हिमालय में मृदा अपरदन का प्रमुख, मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन क्यों होता है, भूस्खलन के कारण, क्योंकि हिमालय पूछा है, हिमालय में भूस्खलन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। 2016 की जो बस्ताड़ी आपदा है वो बादल का फटना है, ठीक है। मलबा प्रभाव किस प्रकार की घटना, तो बस्ताड़ी क्या होता है, एक प्रकार बादल फटना होता है। निम्न में किस नदी घाटी को कत्यूर घाटी के नाम से जाना जाता है, तो गोमती घाटी को जाता है, क्योंकि जो कत्यूर घाटी तब बनी थी क्योंकि पहले जो हमारे कत्यूरी शासक थे, पहले कत्यूरी शासक नहीं थे, वो कार्तिकेयपुर राजवंश के लोग थे। जब कार्तिकेय राजवंश के लोग जोशीमठ से इधर आके वैद्यनाथ शाखा उन्होंने खोली थी, वैद्यनाथ यानी बैजनाथ यानी बागेश्वर, तो बागेश्वर जब खोला था, बागेश्वर जो है सरयू और गोमती के संगम पर है, तो गोमती नदी घाटी के पास हमारी कत्यूरी घाटी है। ये बिल्कुल गढ़वाल और कुमाऊं का बॉर्डर के पास पड़ता है। अगला क्वेश्चन है झंगोरे के बारे में। झंगोरा किस प्रकार की फसल है, तो आंसर आएगा खरीफ की फसल है। विनो वन्य जीव विहार अभ्यारण्य कहाँ पर है, वैसे बेसिकली मसूरी में है, लेकिन देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा, क्योंकि सब जगह क्या है डिस्ट्रिक्ट के नाम दे रखे हैं, इसलिए देहरादून का नाम आएगा। 2011 की जनगणना से भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम है, नगरीय जनसंख्या सबसे, ये पुराना क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, हिमाचल प्रदेश में। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो बच्चा, ठीक है, खैर जो पुराने जिनकी मैं बताऊँ, जो बाबू सोना नहीं है, जो बच्चे लगातार लास्ट ईयर क्वेश्चन पे की प्रैक्टिस करते रहते हैं, उनको क्वेश्चन को देखते रहते हैं, जैसे मैं आपको अभी पेपर करा रहा हूँ, ऐसे आप उन पेपरों को देखते रहो, उनको लिखते रहो, ऐसे बच्चों के आराम से सिलेक्शन हो जाते हैं। कारण क्या होता है, हम रिपीट बहुत स्पीड से करते हैं, जैसे अभी इसमें स्पीड ही हो रहा है। अगला है 41 क्वेश्चन है ढालीपुर आपको ऋषिकेश में पशु लोग बैराज है। टोंस और यमुनोत्री घाटी के बीच कौन सा दर्रा स्थित है, ठीक है ना। अब जो अगर आप गूगल सर्च करोगे तो टोंस यमुनोत्री घाटी के बीच जो दर्रा है उसके बारे में कुछ खास आपको विशेष नॉलेज नहीं मिलेगी, और वो कह रहेगा कि क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन इसमें क्या है जो सबसे अच्छा आंसर वो है बोरसू पास, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका, ठीक है। इसमें अगर आपको किसी में कोई दिक्कत हो तो आप क्या है कमेंट कर सकते हैं कि आंसर ठीक नहीं है। पानी लाखों आंदोलन सच्चिदानंद भारती, तो हम क्या है गा गा के पढ़ते रहते हैं, ये आंदोलन इसका है, ये आंदोलन इसका है, तो सच्चिदानंद भारती मतलब बहुत पुराना क्वेश्चन है, जो सच में बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हैं उनको ये आंसर आराम से आता होगा। पूरी नैथानी फतेह शाह के काल में था, ठीक है। पूरी नैथानी की बहुत सारी कहानियाँ क्लास में बहुत बार सुनी। हुक्का क्लब 1907 का है। दोखा क्या है, दोखा बेसिकली क्या, इसमें देखो दो आंसर है, भांग के रेशे से बकरी की ऊन से, तो बेसिकली इसमें बकरी की ऊन से निर्मित आंसर आएगा इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है अपने आंसर को लेके, तो इसमें आप देख लेना आयोग क्या आंसर देता है, बाकी तो जितने अब तक बताए वो सारे बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य गीत नहीं है, ठीक है ना। तांदी, अब होता है नृत्य गीत, इसमें क्या एक लिस्ट बनती है, ठीक है ना। जब लिस्ट बनती है तो उसमें क्या है आपको इन सब के बारे में लिखना पड़ता है, मतलब इसमें आपको लिस्ट बनानी है, जैसे क्या है नृत्य गीत कौन से हैं, ये गीत कौन सा, इस तरह से आप लिखोगे तो आपका क्या है आंसर ठीक ठाक होगा, ठीक है ना। मेरे पास भी एक लिस्ट है इसमें, तो लेकिन अभी ढूंढना पड़ेगा, नोट्स में देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल हम क्या इसको ही अभी यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं। इसका जो आंसर हमारा आएगा इसमें आएगा हमारा थड़िया नृत्य, ठीक है। थड़िया क्या है,
ठीक है थड़ी। अब देखो नृत्य गीत क्या होता है, नृत्य गीत में क्या था, तांदी नृत्य गीत होता है, चाचर नृत्य गीत होता है, थड़िया नृत्य गीत होता है। उसमें क्या नृत्य गीत नहीं है। झोड़ा नृत्य गीत होता है, बैर नृत्य गीत होता है, माँ गीत होता है। ठीक है, चौफला, चौफला क्या है, प्रणय गीत है। आंसर आएगा चौफला। चौफला क्या है, प्रणय गीत है। तो चौफला इसका आंसर होगा, ना कि थड़िया। ठीक है, चौफला क्या है, प्रणय गीत है, ये आंसर आएगा। और चौफला पेपर में कई बार पूछा गया, तो इस वाले सेक्शन को कई बार पूछता है। तो अगर आपको कमेंट में इसकी एक लिस्ट चाहिए कि उत्तराखंड के लोकगीत में प्रणय गीत क्या है, ऋतु गीत क्या है, नृत्य गीत क्या है, धार्मिक गीत क्या है, लौकिक गीत क्या है, मनोरंजन क्या है, मांगल गीत क्या है। ठीक है, जैसे यक्षगान गीत किस प्रकार का गीत है, तो धार्मिक गीत आ जाता है। थड़िया जब भी बताया मैंने, थड़िया क्या है, नृत्य गीत है। लाली भी क्या है, नृत्य गीत। ऋतु की, वैसे लाली जो गीत है देखो, मतलब इसमें एक थोड़ा सा डाउट है, लाली जो है वो एक प्रकार का ऋतु गीत है। ठीक है ना, तो हो सकता है इस क्वेश्चन में आप क्या क्वेश्चन कर सकते हो, मतलब प्रत्यावेदन भेज सकते हो उसमें कि इसमें क्या है, एक नंबर कॉमन दिया जाए, क्योंकि उन्होंने सही से नहीं किया गया। उसने सिर्फ एक नृत्य गीत नहीं है। तो चौफला क्या है, हाँ चौफला प्रणय गीत है, और जो लाली है वो क्या है, ऋतु गीत है। अब थड़िया और तांदी दोनों के दोनों क्या है, नृत्य गीत हैं। तो इसलिए दो आंसर आ रहे हैं इसके, इसलिए आपको क्या इसमें क्या है, प्रत्यावेदन करने की आवश्यकता है, आपको करना चाहिए। और इसका प्रमाण है मेरे पास, अगर कोई सूच चाहिए तो मैं आपसे बात करता हूँ, मतलब बता सकता हूँ, तब आप कमेंट कर देना। होली हिमालय शर्मन ओखले की कई बार पूछा गया। लास्ट टाइम समीक्षा अधिकारी FRO 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन, शर्मन ओखले। ये आगे जाके दोबारा इसके बारे में आएगा शर्मन ओखले के बारे में। इंग्लैंड किस देश, लंगूरगढ़ की सर्दी जो हुई थी गढ़वाल और नेपाल के बीच में हुई थी, और 1792 के आसपास हुई थी। पछावन किस जनजाति का क्या है, देवता है। इस बार थारू बहुत पूछा उसने। ठीक है, थारू जनजाति बहुत पूछी उसने। पछावन भी क्या है, थारू जनजाति का देवता है। उत्तराखंड के जन कुरी कहा जाता है, ये भी क्या है, थारू में आएगा। मोछंग वाद्य यंत्र है। गढ़वाल भ्रातमंडल मथुरा प्रसाद नैथानी, ये तो सब गाने वाले गीत हैं सारे, मतलब गाने वाले, मतलब समझ लो इनको हमने ऐसे याद करा रखा बच्चों को, मथुरा प्रसाद नैथानी। उत्तराखंड की गोल्डन गन मानसी नेगी जो रेसर है। ठीक, गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाना जो डांस है उसको क्या कहते हैं। गढ़वाल क्षेत्र में तलवार एवं ढाल के साथ किया जाना जो डांस है, तो उसको क्या कहते हैं, सरो नृत्य कहते हैं। ये सरो नृत्य कहलाएगा। भोटिया जनजाति का नृत्य होता है। तो भोटिया जनजाति में जो पौड़ा नृत्य होता है वो भी क्या ऐसे किया जाता है, सरो नृत्य के ही समान होता है। कई बार ये अंदर वाला ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि सरो नृत्य किसके समान हो जाता है। मोतीचूर अभ्यारण्य, ठीक है, मोतीचूर अभ्यारण्य में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि मोतीचूर अभ्यारण्य है हरिद्वार में, लेकिन ये राजा जी नेशनल पार्क का भाग है, इसलिए इसका आंसर देहरादून, क्योंकि हरिद्वार तो ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए देहरादून इसका आंसर होगा। 57 मतलब आँचरी क्या होती हैं, ठीक है ना, एक सेकेंड है। तो यहाँ को बता दिया मैंने, यहाँ तक क्वेश्चन बता दिया। लोक संस्कृति वाला मुझे लग रहा है ये पॉज हो गया था। लोक साहित्य में आँचरी क्या है, अविभाज्य के बारे में आएगा। इसका 2015 होगा, जो मैंने आपको बताया था कि इसकी वैधता क्या है, 2020 तक रहेगी। 10 अगस्त 2020 थी, फिर 10 अगस्त 2023 को इसको नई MSME नीति को लागू किया गया था। उत्तराखंड में जैविक खेती को प्रोत्साहन करने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में बात की थी। ठीक है, मैंने आपको इसमें बताया राष्ट्रीय जैविक खेती भी आई थी, लेकिन उसको क्या है आंसर में नहीं रखेगा वो। 2023-24 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की GSDP के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो GSDP इसकी 7.58 आएगा। इसमें से 7.5 बस अगर आप सर्च करोगे तो 7.6% आएगा। उत्तराखंड हस्तशिल्प हस्त विकास परिषद अपने उत्पादों किस ब्रांड नाम से, बहुत पुराना क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आता है, हिमाद्री ब्रांड से बेचता है। कैंपा का संबंध किससे है, कैंपा का संबंध जो है वन क्षेत्र से है। ठीक है, आपको कैंपा बोलो, देखो वाटर सेक्टर भी लग सकता है, भले ही कैंपा के अंदर के वाटर सेक्टर भी है, लेकिन इसका जो शॉर्ट नोट्स हैं वो मेरे पास हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको PDF में भेज दूंगा इसको। ठीक है, जौली ग्रांड हवाई पट्टियों के बारे में, चेन्नई से और टिहरी गढ़वाल में नहीं, चेन्नई से जो हवाई पट्टी है वो उत्तरकाशी का भाग है। ठीक है, वो अलावा चेन्नई से और टिहरी और उत्तरकाशी का बॉर्डर है। पर्यावरण संरक्षण संबंधी निजी संस्थाओं में देहरादून में स्थित नहीं है, तो जीवी पंत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट यहाँ पर स्थित नहीं है। कौन सा संगठन जिसने क्या है GEP का विचार दिया था, तो हैस्को का नाम आएगा इसमें। ठीक है, GEP का विचार देने वाला हैस्को था। आपदा प्रबंधन के संबंध में समन का मतलब क्या होता है, आपदा के प्रभाव व संवेदनशीलता को कम करना। ठीक है ना, क्योंकि हम आपदा को समाप्त कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आपदा कहाँ से आई कुछ पता नहीं है, तो इसके समन का मतलब होता है उसकी संवेदनशीलता को कम करना। तो समन का वैसे अगर आप उसमें जाओगे, समन का मतलब समाप्त करने से होता है या रोकने से होता है किसी समस्या को। यहाँ पर क्या संवेदनशीलता को कम करना है। सिमली भूस्खलन जो है थराली देवाल के पास पड़ेगा।
मे भी इसमें वो चेंज करेंगे। ग्वालदमा गैरसैंण का रास्ता बहुत अलग है। इस नीले रंग के शैलचित्र हुडली गुफा से प्राप्त हुए थे, उत्तरकाशी वाली। 69 क्वेश्चन है, उस पर्वतारोही का नाम बताइए जिसने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट चढ़ा था। जब मैं क्लास में क्विज में एक क्वेश्चन कराया था, कामी रीता का नाम कराया था, तो बच्चे हंस भी रहे थे, सर कैसा नाम है। नाम बेटा देख ले, पेपर में आता है ना। जिन चीज़ों को हम बहुत हल्के में लेते हैं वैसे क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की किसने। 2024 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। ये बाकू अजरबैजान किया था। इसमें जो शर्म अल शेख इजिप्ट करके आए हैं वो आंसर रॉन्ग है, ठीक है। बाकू अजरबैजान 2024। भारत पाकिस्तान सिंधु जल संधि, देखो अभी कुछ दिन पहले, ये लगा लो, देखो पेपर अभी था 4 तारीख को, और जो ये मामला था ये क्या है 22, 23, 24 का मामला था। और उसने देखो सिंधु नदी, यानी ये लगा लो हफ्ते भर पहले भी पेपर सेट कर सकता है आपका, ठीक है। तो आंसर आएगा 6 नदियाँ हैं इसमें। 6 नदियाँ कौन कौन, रावी, व्यास, सतलज, झेलम, इंडस और चिनाब, ठीक है ना। लिख लेना है क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा। CII उत्तराखंड औद्योगिक शिखर सम्मेलन एक्सपो छठा संस्करण 2025 में हरिद्वार में हुआ था। इसलिए उसने पहला ऑप्शन देहरादून दे रखा है कि बच्चे क्या है देहरादून लगाएं, ऐसी चीज़ें देहरादून में ही होती हैं। लेकिन जो चीज़ें देहरादून में होती है वो पूछेगा क्यों। अगला क्वेश्चन है, संजीव खन्ना जब गद्दी बैठे हो 51वें नंबर के हैं, और जो अगला आएगा वो 52वें नंबर के रहेंगे, ठीक है ना। जो हमारे क्या हो PV कवि ऐसे कुछ करके आ रहे वाले हैं चीफ जस्टिस हमारे अभी। महाभारत वाटिका हल्द्वानी में है। ब्रिक्स का 9वां सदस्य नाइजीरिया है। वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर की कृति है। भारत में धौलीगंगा गंगा जो है विष्णु प्रयाग वाला पोर्शन आ जाएगा इसमें। चंद्रयान 3 जहाँ उतरा था शिव शक्ति पॉइंट, किन्हें मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का टाइटल दिया गया था, ध्रुवी पटेल का नाम आएगा इसमें। 80 क्वेश्चन है, हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया निहोन हिडानक्य को दिया गया है, ठीक है। 30 दिसंबर 2024 को इसरो का कौन सा अंतरिक्ष श्रीहरिकोटा PSC-60 रॉकेट से प्रक्षेपण सफल। देखो ये क्वेश्चन है। इसके बाद जो 81, 82 क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को क्या है आप पेपर में छोड़ सकते हो, ठीक है ना। मैं ये नहीं, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आपको ऐसे क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए। इसका है स्पार्डेक्स मिशन है, ठीक है ना। और ये AUKBC के बारे में आता है, ये चेन्नई से हुआ था। पर इस तरह के क्वेश्चन अगर पेपर में आ रहे हैं तहसीलदार में, लेकिन ऐसे क्वेश्चन की संख्या लगभग 12 के आसपास रहेगी, 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है ना। और जो मेरे वीडियो देखता है आप उसको उससे मैं रिक्वेस्ट करूँगा जरूर कि इस प्रकार कमेंट करें, क्योंकि इससे पहले भी जब मैंने जो 19 जनवरी को आपको एग्ज़ाम होता था क्लरिकल का, तो उसमें बताया था कि आप 65 प्लस करके आओगे तो आप सेफ़ रहोगे, ठीक है ना। तो उसमें बच्चों ने पेपर देने के बाद उस वीडियो को देखा और उसमें बोला कि कैसी बात करता है ये वो। बाकी देखा जब रिजल्ट आया वो 69, 72, 73 वालों का सिलेक्शन हो रखा था, उसके बाद वो सब गायब हो गए। तो ये बाबू सोना टाइप जो लोग होते हैं ना, मतलब जो मैं करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या है दूर रहना है। इसलिए हम ऐसे लोगों पर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि इनको क्या होता है पेपर से 2 दिन पहले पढ़ते हैं। 83 क्वेश्चन है। 83 का क्वेश्चन आंसर आएगा 15 नवंबर, ठीक है। जनजाति गौरव दिवस, ये तो उत्तराखंड में भी क्या है गौरव राज्य गौरव दिवस के बारे में दिया था, से पढ़ लेना। 38 में ग्रीष्मकालीन खेल में मौली उत्तराखंड में जो तो आप उत्तराखंड का जो राष्ट्रीय खेल जरूर पढ़ लेना, मोनाल से है, ठीक है। 2025 में विश्व स्मारक कोष WMF के बारे में पूछ रहा हो, ठीक है। WMF में क्या है, चंद्रमा को क्या है विरासत सूची में स्थान होता है। ये बहुत मतलब अजीब बात है इसमें, ठीक है ना। जैसे इसमें मूसी नदी ऐतिहासिक इमारत है जो हैदराबाद में, गाजा जो फिलिस्तीन क्षेत्र है उसमें, कीव टीचर हाउस यूक्रेन, इन सबको इसमें शामिल किया, उसमें चंद्रमा का नाम भी आता है। ये क्वेश्चन जरूर देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विश्व स्मारक कोष का। अगला है नरेंद्र मोदी ने इसके राज्य किस देश में पहली हवाई एम्बुलेंस सेवा संजीवनी की शुरुआत की। तो ये अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर है ऋषिकेश, ये जो उन्होंने शुरू की थी कहाँ पर की थी, ऋषिकेश एम्स में शुरू की थी, ठीक है। संजीवनी हवाई एम्बुलेंस सेवा ऋषिकेश एम्स में शुरुआत की थी इस उत्तराखंड में। तो इसको याद रखना, ये करंट का क्वेश्चन है, 1-2 महीने हुए हैं इसको। किस देश ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सबसे अधिक, स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। 2 अंकों की। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैथ्स रीजनिंग के हैं, इनको आप लोग देख लेना क्योंकि मुझे इसमें टाइम नहीं मिला। अब जिसमें टाइम मतलब देखो इसको सॉल्व करने के लिए चीज़ इसके अलग से वीडियो बनाना पड़ता है, तब जाके चीज़ें होती है। लेकिन ये वाला 2 संख्याओं 3 से भाई 30 इसका आंसर आ जाएगा। किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 20% बनाई तो 44% आंसर आ जाएगा। तो मैथ्स वाले क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ। इसमें एक क्वेश्चन और है 97 क्वेश्चन, मनु भाकर का इसमें नाम आएगा, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से 2024 दिया गया, मनु भाकर इसमें नाम आएगा। फिर से मैथ्स रीजनिंग है तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि सॉल्व करने पड़ते इसका वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अगर ज़्यादा क्वेश्चन होता तो मैं 2 वीडियो बनाता, ठीक है। 109 तक ही है इसमें। यहाँ से सब शुरू करते हैं हम। अच्छा ज़्यादा क्वेश्चन है भाई, 119 से फिर से क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा सा
2 मिनट में हो जाएगा ये, ठीक है। 2 शून्य। वही कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में परिवर्तित करने के लिए क्या कहता है, ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। निम्न कौन सा जर्मन सिल्वर में शामिल है, तो कॉपर जिंक निकेल, यानी कॉपर जिंक निकेल। आकाश के तारे जो है टिमटिमाते क्यों हैं, प्रकाश के वायुमंडल में अपवर्तन, प्रकाश का जो वायुमंडल में अपवर्तन होता है उसके कारण, यानी कि रिफ्रैक्शन, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन, उसको अपवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। एक होता है डिस्पर्शन, डिफ्रैक्शन भी होता है एटमॉस्फेयर, स्कैटरिंग होता है, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, इसमें रिफ्लेक्शन ही वाला है, इसलिए आंसर डी होगा। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त पंप यानी ब्लड को पंप करता है, वो हमारा हार्ट ही होगा इसमें, ठीक है। वहाँ पर क्या जो पौधे भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, और जहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनता है आँख के ऊपर, वो रेटिना है। मनुष्य के आँख में किस तरह का वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, रेटिना। रेटिना को हिंदी में दृष्टिपटल कहते हैं। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है, पृथ्वी पर जो यूवी किरणें होती हैं उनको क्या है, उनसे बचाना है। पृथ्वी की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है। प्रथम सफल टीका जो था वो चेचक का था, जिसको हम क्या स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम संचालित वायुयान जिनके द्वारा की गई थी, राइट ब्रदर्स आएगा। पेंसिलिन की खोज किसने की थी, पेंसिलिन की खोज किसने की थी, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नहीं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। 1 GB में कितना होता है, 10024 10024 10024, ठीक है ना। ये कैसे आएगा, ये तो थोड़ा सा मतलब आपको वैसे बताना पड़ेगा आपको। 1 MB वाला मतलब 1 MB में 1 MB 1 GB बराबर MB के हिसाब से 10 से 24 MB के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, क्योंकि एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। 134 139 में क्या है, चटगांव विद्रोह का नेतृत्व सूर्य सेन ने किया था, डी आंसर आएगा। 1920 में MM रॉय ने क्या है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, वैसे उसने कानपुर में मिदनापुर के आसपास पड़ती है वहाँ की थी। मध्यकालीन भारत में सैयद वंश का क्या है, सरवर और मुल्क था, ठीक है, सरवर और मुल्क था। और 1926 में पंजाब नौजवान सभा की स्थापना से महत्वपूर्ण प्रथम सचिव बने थे भगत सिंह उसमें, ठीक है। सातवां वंश का संस्थापक श्रीमुख था। किस मुगल सम्राट के शासन में ईस्ट इंडिया कंपनी, सर थॉमस को मुगल दरबार में आए थे जहांगीर के काल में। चार्ल्स डिस्पैच के आधार पर क्या है, 1957 में क्या हो गया था, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई थी। स्ट्रेची कमीशन का संबंध किससे, अकाल से है, ठीक है ना। स्ट्रेची कमीशन संबंध किससे, अकाल से। लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को स्तर में गदर दल की स्थापना की थी। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख कहते। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल ने लिखी है। बंदी जीवन किसने लिखी है, सचिंद्रनाथ सान्याल ने लिखी है। तो इनको जरूर याद कर लें। भाषाई क्षेत्रीय समिति के सदस्य नहीं थे, तो आपको पता है JVP कमेटी बनाई गई थी, राजेंद्र प्रसाद समिति के सदस्य नहीं थे। नायंगर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य की थी। किसान आंदोलन संदर्भ में भारत के किस भाग में तेभागा आंदोलन हुआ था, बंगाल में हुआ था। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है, तो जनजाति से था। और 150वां क्वेश्चन है कि निम्न कौन सा कंप्यूटर वायरस का उदाहरण है, वायरस पूछा है तो ट्रोजन जो है वो कंप्यूटर वायरस का उदाहरण है, ठीक है मित्रों, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया है पेपर। इसमें मैंने मैथ्स वाला क्वेश्चन को सेक्शन नहीं किया है, क्योंकि उसके लिए समय चाहिए होता है, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा वैसे हो गया, ठीक है ना। अब आज इसमें हम लास्ट में कट ऑफ के बारे में, तो देखो पेपर तो है आपको बहुत इजी लग रहा था, लेकिन जो 5000 बच्चों ने इसमें जो पार्टिसिपेट किया था उनमें से कितने बच्चों ने रियल में जो प्रेजेंट है उसके हिसाब से रहेगा। तो आपको इसमें समझने वाली बात यह है, 2 मिनट और लूँगा बस। समझने वाली बात यह है कि केवल 2 पद हैं। तो नॉर्मली आयु क्या है, 15 गुना बच्चे लेता है मेंस के लिए, यानी 30 बच्चे हो रहे हैं। तो अगर वो 20 गुना भी करता है तो यानी ज़्यादा क्या 40 गुना, आप 50 बच्चे लेके चलो जिनको बुला सकते हैं मेंस के लिए, ठीक है ना। तो ये लगा लो अगर क्या 150 नंबर का पेपर है और 50 बच्चे लेते हैं। अब पेपर के हिसाब देखें तो पेपर क्या है, बहुत ईजी भी नहीं था, बहुत टफ भी नहीं था, ठीक है ना। तो निश्चित है कि 87 प्लस के आसपास जो बच्चे रहेंगे इसमें, ठीक है। 2 क्वेश्चन उसमें, एक क्वेश्चन उसमें क्या गलत है, तो अगर उसमें वो आयोग उस चीज़ को मानता है तो उसमें लगा लो 86 प्लस जो बच्चे रहेंगे वहाँ तक बच्चों को बुला सकते हैं, मतलब आप मेंस के बारे में सोच सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जो क्या है 95 प्लस है, ठीक है ना, वो बिल्कुल सेफ़ है। 95 प्लस जिनको क्वेश्चन सही हो रखे हैं, जिन्होंने सही किया है, वो अपना मेंस की तैयारी शुरू कर दें, ठीक है ना।
बाकी देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। सभी को ऑल दी बेस्ट। और अब मैं बहुत जल्दी आपको इसमें क्या है, जो इस तरह के क्वेश्चन मैं बताया था तहसीलदार में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को मैं क्या है वीडियो बना के उनके क्वेश्चन आंसर लिख के आप लोगों के सामने रखूँगा, और आप उनको इस वीडियो को देखते रहना। आपको क्या है तहसीलदार में बहुत बेनिफिट मिलेगा इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।